नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी। मैं हूं आपके साथ अशेषा अद्वर्यु और अगले आधे घंटे में सबसे पहले इस हफ्ते भारतीय बाजार कैसे रहे उस पर नजर डालेंगे और उसके साथ ही हमारे साथ कुछ दिग्गज मेहमान भी जुड़ेंगे जिस पर कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले भारतीय बाजारों पर नजर डाल लेते हैं। काफी अच्छा हफ्ता रहा भारतीय बाजारों के लिए। इंडेक्स लेवल पर ऑल टाइम हाई लेवल्स तीनों ही इंडिसेस पर हमने टच किए। निफ्टी बैंक, सेंसेक्स, तीनों ब्रॉडर मार्केट्स इंडेक्स पर हमने ऑल टाइम हाई लेवल्स इस हफ्ते टच किए। तो काफ़ी शानदार हफ्ता रहा भारतीय बाजारों के लिए। इंडेक्स लेवल की बात करें तो निफ्टी करीब 1.5% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। निफ्टी बैंक सपाट था लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में काफ़ी एक्शन था। मिड कैप इंडेक्स आधे % की तेजी के साथ बंद और स्मॉल कैप इंडेक्स में थोड़ी सी गिरावट, करीब 0.4% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। कुछ सेक्टर्स की बात करें तो मेटल शेयरों की चमक काफ़ी अच्छी दिखी इस हफ्ते। निफ्टी मेटल इंडेक्स 7% की तेज़ी के साथ बंद होता हुआ नजर आया और कुछ स्टॉक्स की बात करें तो वेदांता 13% की तेज़ी इस हफ्ते दिखी। याद रखें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी 8 अक्टूबर को, जहां पर चौथे इंटरिम डिविडेंड का ऐलान कर सकती है, जिसके चलते भी वेदांता में अच्छी खासी तेज़ी दिखी। इसके अलावा वेल्सपन कॉर्प और नैल्को, इन दोनों स्टॉक्स में भी करीब 12 से 13% की तेजी इस हफ्ते दिखी। ऑटो शेयरों की बात करें तो यहां पर भी रफ्तार काफी अच्छी थी। निफ्टी ऑटो इंडेक्स 4.5% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। M&M 9% की तेजी के साथ निफ्टी ऑटो इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल। एक्साइड इंडस्ट्रीज में 7% की तेजी और मारुति सुजुकी इस स्टॉक में भी करीब 7% की तेजी दिखी। याद रखें, कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि कर्नाटक का गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड व्हीकल की पॉलिसी ला सकती है अगले 5 सालों के लिए, जो एक बड़ा बूस्ट था मारुति सुजुकी के लिए। 7% की तेजी के साथ बंद हुआ। बैंकिंग शेयरों की बात करें तो निफ्टी बैंक इंडेक्स सपाट बंद होता हुआ नजर आया। बंधन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, तीनों ही स्टॉक्स में गिरावट दिखी। करीब 1.5 से 2.5% की गिरावट तीनों ही स्टॉक्स पर इस हफ्ते दिखी। पावर शेयरों की बात करें तो यहां पर काफी अच्छा एक्शन था। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान जल्द ही लॉन्च हो सकता है। ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों के हवालों से खबर मिली, जिसके चलते टाटा पावर में 7% की तेजी और पावर ग्रिड में भी इस हफ्ते 4% की तेजी दिखी। लेकिन बाजार पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ सना सिक्योरिटीज के रजत शर्मा और यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। रजत जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, ऑल टाइम हाई लेवल्स भारतीय बाजारों ने फिर से टच कर दिए। ग्लोबल बाजारों से भी कई सारे संकेत आए। पिछले हफ्ते फेडरल रिजर्व की बैठक थी, इस हफ्ते भी कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स थे। लेकिन पूरे साल का अगर व्यू रखें तो इंडेक्स लेवल पर आपकी क्या राय रहेगी? क्या आपको लगता है कि अब शायद मार्केट थोड़े से कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है? जी नमस्कार। मुझे लगता है अगर आप इंडेक्स लेवल की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मार्केट हमारी अभी बहुत एक्सपेंसिव है। बाजार ओवरऑल अगर आप देखें तो काफी महंगे चल रहे हैं, बट वहीं पे दूसरी तरफ ये भी रियलिटी है कि अभी की पोजीशन में अगर मैं क्लाइंट लेवल पोर्टफोलियोज को देखूं या म्यूचुअल फंड्स की भी होल्डिंग्स देखूं तो सारे ही फंड्स बहुत सारा कैश लेके बैठे हैं, गिरावट पे इन्वेस्ट करने के लिए बैठे हैं। एफआईआईज ने अब पैसा डालना शुरू किया है। सितंबर के महीने में काफी अच्छी एफआई की बाइंग आई है और ये चलती रहेगी। तो आई थिंक सबसे ज्यादा जरूरी जो है ओवर द वीकेंड इन्वेस्टर्स को भी ये सोचना चाहिए कि वो कैसे अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें, कहाँ से निकलें और कौन से स्टॉक्स में एंटर करें। जो स्टॉक्स बहुत ज्यादा चल गए हैं, आई थिंक इनका एक ही वजह है चलने का, मोमेंटम इनमें ऐसा है कि ये अगर आप देखें जितने भी स्टॉक्स मेटल के हों जो भी चल रहे हैं, या सरकारी आरईसी, पीएफसी, एसजेवीएन, एनएचपीसी, ये सारे स्टॉक 5x हो गए पिछले 3-4 साल में। और इनके वैल्यूएशन जहां होते थे वहां से 6-6, 7-7 गुना ऊपर वैल्यूएशन पे। तो आई थिंक इन स्टॉक से निकल जाना चाहिए, और जो स्टॉक्स नहीं चल रहे बिकॉज ऑफ सेक्टर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स उन स्टॉक्स में, उन स्टॉक्स में एंटर करना चाहिए। अगर मैं एग्जांपल के साथ आपको बताऊं तो हमने जो रोटेशन किया है प्राइवेट बैंक्स, जिनको पहले मैं बहुत पसंद नहीं करता था एक टाइम तक, आप देखिए एचडीएफसी बैंक या एक्सिस बैंक 28-29 के पी मल्टीपल पे ट्रेड किया करते थे 3-4 साल पहले। आज वही एचडीएफसी बैंक आपको 18 के मल्टीपल पे मिल रहा है, बिकॉज डिपॉजिट्स बहुत कम हो रहे हैं बैंक में। पर आई थिंक पोस्ट चेंजेस इन टैक्स पॉलिसी, जो डेट फंड पे कोई टैक्स एडवांटेज नहीं है,
और म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन पॉलिसी जो चेंज किया, बैंकों में फिर से पैसा आएगा और इनके वैल्यूएशन फिर आने वाले टाइम में जस्टिफाई होंगे। तो अभी ये बहुत नीचे के स्तर पे हैं, तो आई थिंक आपको अपना सेक्टर रोटेशन अगर 3 4 5 साल के लिए आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो बाजार से निकलने की जरूरत नहीं है। बाजार में सिर्फ अपने स्टॉक्स को चेंज करने की जरूरत है, सही सेक्टर्स में आने की जरूरत है। 3 सेक्टर जो मेरे पसंदीदा है, प्राइवेट बैंक्स, फार्मास्यूटिकल्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसमें भी लार्ज कैप स्टॉक्स में अगर आप बन के रहें और धीरे धीरे इनमें बाइंग करें, मैंने पहले भी आपके शो पे रेकमेंड किए, गोइंग फॉरवर्ड धीरे धीरे करके आईटीसी, एचयूएल, डाबर, नेस्ले, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे कुछ ऐसे नाम हैं जो स्टॉक्स अपने हिस्टोरिक वैल्यूएशन से बहुत नीचे चल रहे हैं। तो चाहे करेक्शन आए, चाहे अभी ना आए, बाद में आए, कभी भी आए, इन द नेक्स्ट सेक्टर रोटेशन यही स्टॉक हैं जो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। और मेटल्स और पावर जो भी बहुत तेज भाग रहे हैं, जिनके वैल्यूएशन बहुत ज्यादा खिंच गए हैं, उनसे थोड़ा सेलिंग कर लेना चाहिए। बिल्कुल। तो ये राय थी इंडेक्स लेवल पर। इस बीच हम कुछ और सेक्टर्स पर भी नज़र डालेंगे। जैसे आपने बताया, मेटल शेयरों में इस हफ्ते चमक काफ़ी अच्छी थी। चाइना के गवर्नमेंट से कई सारे पॉलिसी मेजर्स आए, जिसके चलते कई सारे स्टॉक्स में एक्शन दिखा। वेदांता, नैल्को, हिंडाल्को, सभी स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी दिखी। लक्ष्मीकांत जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मेटल शेयरों में जो इस हफ्ते तेज़ी दिखी, करीब 7% की तेज़ी के साथ निफ्टी मेटल इंडेक्स बंद होता हुआ नजर आया। क्या ये मोमेंटम अगले हफ्ते कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, अगर हम डेली के चार्ट्स में नजर डालते हैं तो निफ्टी मेटल्स ने ग्रैविस्टोन डोजी का फॉर्मेशन बनाया है। तो मुझे लगता है, और ये अभी अपने प्रीवियस ऑल टाइम पीक के पास पहुंच चुका है, जहां से यहाँ पर मुनाफा वसूली हमें आने वाले समय में दिखाई दे सकती है। तो मुझे नेक्स्ट वीक निफ्टी मेटल्स में प्रॉफिट बुकिंग ही दिखाई दे रही है। थोड़ा सा ये लोग निफ्टी मेटल्स के जो स्टॉक हैं वो डिप्स ले सकते हैं। जो इमीडिएट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है 10,200 के आसपास। और मुझे लगता है कि यहाँ से निफ्टी मेटल्स का जो इंडेक्स है वो 9800 से लेकर 9700 के जोन को टच कर सकता है। सो जो इस हफ्ते जो हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, मुझे लगता है कि अगले हफ्ते हमें थोड़ी सी नरमी देखने को मिले और थोड़ी सी मुनाफा वसूली भी निफ्टी मेटल्स इंडेक्स और स्पेसिफिक स्टॉक्स में दिखाई दे। बिल्कुल, तो थोड़ी सी मुनाफा वसूली मेटल शेयरों में और मेटल इंडेक्स में अगले हफ्ते दिखाई दे सकती है। इसके अलावा आईपीओ मार्केट को लेकर भी इस हफ्ते कई सारी न्यूज़ आई। स्विगी का आईपीओ जल्द ही आ सकता है। 3,500 करोड़ कंपनी जुटाना चाहती है फ्रेश इश्यू के द्वारा। इसके अलावा ह्यूंडई का आईपीओ भी आ सकता है, जिसके चलते कई सारे स्टॉक्स भी फोकस में थे। जोमेटो और ह्यूंडई के चलते मारुति सुजुकी के स्टॉक में भी एक्शन दिखा। रजत, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, लिक्विडिटी शायद थोड़ी सी खींची जा सकती है प्राइमरी मार्केट्स के चलते। सबसे पहले तो जोमेटो और मारुति पर क्या इम्पैक्ट होगा, उस पर अपनी राय दीजिए, और इसी के साथ मार्केट लिक्विडिटी पर क्या इम्पैक्ट होगा, उस पर भी अपनी राय दीजिए। नहीं, बिल्कुल, जहां तक मार्केट लिक्विडिटी का सवाल है, तो आई थिंक ये जितने भी आईपीओ भी आ रहे हैं, स्विगी और ह्यूंडई के आईपीओ में तो अभी टाइम है। जो अभी 2 आईपीओ मैंने स्टडी किए जो मुझे पसंद भी है, डिफ्यूजन और केआरएन का जो आईपीओ आ रहा है, छोटे आईपीओ हैं, इससे मार्केट लिक्विडिटी पे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, बट दोनों अच्छी कंपनियां हैं। इनमें अगर आपको एलोकेशन मिले तो आप डेफिनेटली इसमें एक गैप अप ओपनिंग देखेंगे। जब भी ये आईपीओ लिस्ट होगा, प्रीमियम पे ही लिस्ट होंगे दोनों। बट आजकल आईपीओ ऐसे हो गए हैं जैसे वो पुराना ट्यूलिप बल्ब क्रेज होता था, बिना वैल्यूएशन देखे, बिना कंपनी को समझे पड़े सब लोग एस्पा के थ्रू कुछ ना कुछ लगाना चाहते हैं, इसलिए इतनी इतनी ओवर सब्सक्रिप्शन हो रही है आईपीओ में। और वो आई थिंक बरकरार रहेगी, बिकॉज ओवरऑल वैल्यूएशन इतने महंगे हैं मार्केट के। और जितनी भी कंपनी आईपीओ लेके आ रही हैं, जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आया, वो काफी डिस्काउंट पे आईपीओ लेके आ रही है, जिसकी वजह से एक तो वैसे ही आईपीओ मार्केट में बहुत इंटरेस्ट है, और उसके बाद लोगों को एक क्रेज बन गया है आईपीओ में इन्वेस्ट करने का। ये टिपिकल साइन है बुल मार्केट रैली का और पीक ऑफ बुल मार्केट का। सो मार्केट लिक्विडिटी पे आई थिंक इनसे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एलोकेशन अगर आपको मिले तो आप बिल्कुल लें, और डिपेंडिंग ऑन वो कहाँ खुलता है, उनको बेचने में ज्यादा समझदारी है। बिकॉज जैसा आपने देखा, जो मैं कह रहा हूँ, बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो इतने फैनफेयर के साथ आया, वो भी अपने पीक को टच करके वहां से 10-12% नीचे हो गया, और ये ट्रेंड कंटिन्यूड रहेगा। सो आई थिंक एज आई सेड, अभी स्विगी और ह्यूंडई के आईपीओ में तो टाइम है, बट जो भी आने वाले आईपीओ हैं उनमें डिफ्यूजन एंड केआरएन कंपनियां अच्छी दिखती हैं।
वाले आईपीओ पर सबकी नज़र रहेगी और कंपनियां भी काफ़ी अच्छी है, ऐसा रजत का मानना है। अक्टूबर सीजनैलिटी पर नज़र डाल लेते हैं और पिछले 10 साल के रिटर्न्स देखें तो पीएसयू बैंक इंडेक्स ने 7.3% के रिटर्न्स, ये 10 साल का एवरेज है, इतने रिटर्न्स दिए हैं। और प्राइवेट बैंक्स में भी करीब 3.5% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिखाई दिए हैं। लक्ष्मीकांत जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अक्टूबर सीजनैलिटी को देखें तो ये 2 सेक्टर्स है जहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस पिछले 10 सालों में दिखा है। आपकी क्या राय रहेगी पूरे अक्टूबर सीरीज के लिए? देखिए, निफ्टी पीएसयू बैंक्स में एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड तो दिख रहा है। पिछले दिन यहाँ पर पिछले वीक का कैंडल्स अगर देखते हैं तो यहाँ पे 50 वीक मूविंग एवरेज का पीएसयू बैंक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो एक रिबाउंड तो बनता है और यहाँ से एक अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है 6900 के ऊपर, देन आफ्टर हम अच्छी खासी अपवर्ड रैली भी देख सकते हैं पीएसयू बैंक्स में। और अगर हम स्पेसिफिक स्टॉक्स की भी बात करें तो मेनली पीएसयू बैंक्स में मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई बैंक काफी अच्छे लग रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिसेंटली फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ से भी उसमें अच्छे खासे हमें 7 to 8% के अपसाइड मूव दिखाई दे सकते हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफी दिनों से 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, जो कि अभी 755 760 के जोन के आसपास आ चुका है। तो मुझे लगता है कि एक बार स्टेट एसबीआई अगर 815 के लेवल्स को निकालता है, देन फर्दर हमें अपसाइड रैली दिखा सकता है एसबीआई टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 870 to 875 जोन। बिल्कुल, तो ये राय डालेंगे। याद रखिए, कुछ रिपोर्ट्स और फूड मिनिस्टर का बयान आया था कि शुगर के प्राइसेस, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, उसे बढ़ाया जाएगा। एथेनॉल के प्राइसेस पिछले साल भी नहीं बढ़ाए गए थे और अब शायद उसमें कुछ बढ़ावा दिखाई दे सकता है, जिसके चलते पूरे शुगर सेक्टर में तेजी थी। बलरामपुर चीनी, इस स्टॉक पर नजर डालें तो शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में ही नहीं, पूरे हफ्ते भी अच्छी खासी तेजी दिखी। रजत, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, शुगर सेक्टर पर आपकी क्या राय रहेगी? कई रेगुलेटेड सेक्टर है, गवर्नमेंट कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, लेकिन फाइनली थोड़े पॉजिटिव ट्रिगर्स आते हुए शुरू हुए हैं, जिसके चलते इंडस्ट्री पर पॉजिटिव एक्शन भी दिखा है। आपकी क्या राय रहेगी पूरे शुगर सेक्टर पर? देखिए, पूरा शुगर सेक्टर पे मेरी यही राय है कि ये स्टॉक्स जो हैं, ये फंडामेंटली, मैंने शुरू से कहा है कि इनके अंदर फंडामेंटली स्टडी करना आपको बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये स्टॉक्स चलते हैं या गिरते हैं गवर्नमेंट के रेगुलेशन के हिसाब से। सो अब जब ये स्टॉक्स चल गए हैं तो आई थिंक इट मेक्स अ केस फॉर सेलिंग दी स्टॉक्स। बाइंग की तो मेरी बिल्कुल सलाह नहीं रहेगी यहाँ पे, जिस हिसाब से चले हैं। उसके बाद जितनी भी न्यूज अच्छी थी, जो फैक्टर इन होनी थी, वो हो चुकी। मुझे नहीं लगता इसके अंदर और कोई ऐसा ट्रिगर आएगा जिसकी वजह से यहाँ से और भागे। इनके वैल्यूएशंस बहुत ऊपर है, तो इनसे जरा बच के चलना चाहिए। वैसे ही मार्केट जितनी ओवर वैल्यूड है, आई डोंट थिंक ऐसे सिक्लिकल सेक्टर्स में भी पैसा डालना ठीक रहेगा। तो काफ़ी रेगुलेटेड सेक्टर है, सिक्लिकल सेक्टर है, तो यहाँ से दूर रहने की सलाह रजत शुगर सेक्टर पर दे रहे हैं। इस बीच पावर शेयरों पर भी नज़र डाल लेते हैं। टाटा पावर इस हफ्ते 7% ऊपर था। पावर ग्रिड में भी करीब 4% की तेज़ी दिखी। लक्ष्मीकांत जी, दोनों ही पावर स्टॉक्स पर आपकी क्या राय होगी चार्ट्स पर? देखिए, टाटा पावर्स में तो ये आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है। तो डेली के चार्ट्स पे भी अगर हम नजर डालते हैं तो एक स्विंग डोजी टाइप कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना रहा है टाटा पावर। और हमने इसके बारे में पहले भी बात करी थी कि जो हमारे एक्सपेक्टेड टारगेट थे वो 495 500 जून के आसपास आ रहे थे, और वहां से ही हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो अगर टाटा पावर 475 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो ये जो मुनाफा वसूली है बढ़ सकती है। देन आफ्टर हमें थोड़े से लोअर लेवल्स भी दिखाई दे सकते हैं टाटा पावर्स में, जो कि इसे पुश कर सकते हैं 450 के लेवल्स तक। अगर ये इस लेवल को डिफेंड कर जाता है, देन आफ्टर फिर से हमें एक स्विंग हाई देखने को मिलेगा। अगेन 495 500 इसके इमीडिएट रेजिस्टेंस ही दिखाई दे रहे हैं। अगर हम पावर ग्रिड की बात करें तो पावर ग्रिड में भी हमें एक कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है, पर हालांकि इसका स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है। और ये स्टॉक जब तक 340 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक हम एक पुल बैक मूव का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। हालांकि जो फ्रेश बाइंग है वो 370 के ऊपर आती हुई दिखाई दे सकती है। एक बार डिसाइसिव ब्रेक थ्रू 370 के ऊपर मिलता है तब हमें 400 के लेवल्स पावर ग्रिड में दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो ये राय है पावर शेयरों पर। इस बीच पावर के साथ ही पावर एक्सचेंज पर भी फोकस कर लेते हैं। IEX, याद रखें कुछ खबर आई थी इस हफ्ते जिसके चलते स्टॉक में गिरावट दिखी। करीब 10.5% की गिरावट के साथ इस हफ्ते स्टॉक बंद होता हुआ नजर आया। ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों के हवालों से खबर मिली कि मिनिस्ट्री अब पावर कपलिंग
कर सकती है, जिसके चलते कंपनी के वॉल्यूम्स पर इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। रजत, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपका क्या एनालिसिस है इसके ऊपर और आईईएक्स पर आपका क्या नज़रिया है? तो आई थिंक अगेन ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बीच में स्टॉक बहुत ज्यादा चल गया था और उसके बाद अभी भी ये गिरा है, लेकिन इसके वैल्यूएशंस भी अभी इतने ज्यादा हैं। ट्रांसमिशन और पावर पे मेरा शुरू से, आज से अगर मैं 4-5 साल पहले जाऊं तो मेरा बहुत पॉजिटिव व्यू था कि पावर सेक्टर इंडिया में आगे अच्छा करना ही पड़ेगा, विच फॉर एनी इमर्जिंग इकोनॉमी इट इज वन ऑफ द पिलर्स जिसकी वजह से ग्रोथ ड्राइव होती है। लेकिन फिर मेरा, आप शायद बात आपको थोड़ी बोरिंग लगी, फिर मेरा यही व्यू है कि जिन वैल्यूएशंस पे स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, यहां से इनमें और अपसाइड देखना बहुत मुश्किल लगता है। तो आई वुड अगेन, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसको मैं अवॉइड करूंगा पूरा, चाहे ट्रांसमिशन हो चाहे पावर जनरेशन हो। तो मैं फिर से उसी बात पे आता हूँ, वी आर स्टिकिंग टू, हम बहुत ही सिलेक्ट लिमिटेड सेक्टर्स में इस टाइम, प्राइवेट बैंकिंग, एफएमसीजी, टेक्नोलॉजी, और यहीं पे हम अभी बाइंग कर रहे हैं। पावर में बिल्कुल अवॉइड। बिल्कुल, तो पावर को अवॉइड करने की सलाह। आपने आईटी सेक्टर पर कुछ बात की, उस पर ही और एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। आईटी सेक्टर में अर्निंग्स और ग्रोथ को रिलेटेड काफ़ी चिंताएं थी, लेकिन अब फाइनली थोड़े से ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। आपका आईटी सेक्टर पर क्या नज़रिया है रजत, और इसी के साथ कोई टॉप पिक्स जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे दर्शकों को? बिल्कुल, मेरा आईटी सेक्टर पे बहुत पॉजिटिव व्यू है। आई थिंक अगर आप लार्ज कैप आईटी कंपनीज को देखें तो सारी कंपनीज अभी अपने हिस्टोरिक वैल्यूएशन से काफी नीचे ट्रेड कर रही हैं। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो जो 2-3 स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में हैं और जो हमने अभी भी ऐड की हैं, इन्फोसिस, एम्फोसिस और टीसीएस भी। इन्फोसिस अभी अपने हिस्टोरिक लो वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है, 2% के करीब तो कंपनी का डिविडेंड ही है। और बहुत अनयूजुअल है कि टेक्नोलॉजी कंपनीज में 2-2% के करीब आपको डिविडेंड मिल रहा है। सिमिलर स्टोरी है एम्फोसिस की। और इन्फोसिस, कंपनी के पास बहुत अच्छे कैश रिजर्व्स हैं टू मेक एक्विजिशंस ओवरसीज, जो कि ये करेंगे आने वाले टाइम में। आई थिंक इसका बड़ा रीजन ये है कि पिछले 1.5-2 साल में एक इन्वेस्टर्स की और बड़े इंस्टीट्यूशंस की धारणा बन गई, जितना आप लिटरेचर भी पढ़े, कि इंडियन आईटी हैज नॉट केप्ट अप विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बूम। तो उस वजह से अगर आप देखें नैस्डैक जिस हिसाब से चला है, उस हिसाब से हमारे इंडियन आईटी सेक्टर नहीं चला, बिकॉज इसको फिर भी अभी लेगेसी बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेसेस माना जा रहा है, बट दे विल प्ले कैच अप। एंड आई थिंक आईटी अभी जिन वैल्यूएशंस पे है, अगर कोई कोर पोर्टफोलियो अपना बिल्ड कर रहा है तो आप एक आईटी का फंड खरीद सकते हैं। और नहीं तो ये जो 2-3 स्टॉक्स हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, एम्फोसिस, फ्रंटलाइन आईटी स्टॉक्स जो हैं, उनमें आप खरीदारी करके चलें तो अगले 3 से 4 साल में आपको बहुत बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। यही सेक्टर्स हैं जो आपको यहाँ से पैसा बना के देंगे। बिल्कुल, तो आईटी सेक्टर पर नजरिया रजत का काफी पॉजिटिव है। आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट पर फोकस करते हैं, वीआईपी शेयर। लक्ष्मीकांत जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, अगले हफ्ते के लिए ट्रेडिंग आइडियाज कौन से रहेंगे? जी, सबसे पहला मेरा आइडिया रहेगा कोल इंडिया। ये निफ्टी कमोडिटी सेगमेंट का स्टॉक है और यहाँ पर हमें एक 3 डेज कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि कोल इंडिया आने वाले समय में एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव दिखा सकता है। और इसका जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है उसमें भी मोमेंटम आता दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें कोल इंडिया को बाय करके रखना चाहिए अराउंड द लेवल्स ऑफ 508 से 512 के आसपास। और इसमें जो हमारा जो टारगेट रहेगा वो हमें रखना है 550 का, और जो स्टॉप लॉस है वो हमें 490 का मेंटेन करना है। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पीएसयू बैंक्स के बारे में बात किया था, और सीजनलिटी के चलते पीएसयू बैंक्स में अक्टूबर में हमें तेजी दिखाई दे सकती है। और इंडेक्स के बारे में जब बात हुआ था तो मैंने बोला था कि हमें एक आने वाले समय में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट अपर लेवल्स पे दिखाई दे सकता है। तो उसमें इसी में से मेरा दूसरा स्टॉक है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ इसमें इसने फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें भी तेजी बन सकती है। और यहाँ से ये स्टॉक 270 के लेवल्स को टच कर सकता है। इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो रखना है हमें 241 का। बिल्कुल, तो बैंक ऑफ बड़ौदा पर खरीदारी की राय 270 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। और इसी के साथ मेटल सेक्टर से कोल इंडिया, यहां पर भी खरीदारी की राय 550 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। रजत, आपके फंडामेंटल पिक्स कौन से रहेंगे?
देखिए, मेरे फंडामेंटल स्टॉक्स जो मैंने आपको बताए हैं, HDFC, एक्सिस, एशियन पेंट, जितने भी कंजम्पशन, प्राइवेट बैंकिंग और टेक्नोलॉजी शेयर्स है वो तो हैं ही। उसके सिवाय अगर आप मेरे से स्टॉक्स पूछें जिन पे मैं अभी काफी पॉजिटिव हूँ अगले 4 से 5 साल के लिए, उनमें से पहला स्टॉक मेरा रहेगा लॉरस लैब्स। फार्मा सेक्टर का शेयर है, अगेन सेक्टर जिसपे मैं काफी पॉजिटिव हूँ। अगर अभी आप देखेंगे तो इस कंपनी का आपको प्राइस अर्निंग मल्टीपल काफी महंगा दिखेगा, बिकॉज कंपनी ने अभी पिछले 2 साल में करीब 2600 करोड़ का कैपेक्स किया है, और उस कैपेक्स का हमारे हिसाब से साल 2025 से 27 के बीच में इस कंपनी में करीब 3300 करोड़ का एडिशनल प्रॉफिट होगा उस कैपेक्स की वजह से। पिछले 7 साल में कंपनी का रेवेन्यू 2600 करोड़ करीब 6000 करोड़ हो गया है, और सीडीएमओ जो उनका ट्रेडिशनल बिजनेस था वो एज अ परसेंटेज ऑफ बिजनेस कम हुआ है, लेकिन फिर भी उसमें बढ़ोतरी आई है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी जो उनका नया बिजनेस है वो पाए को काफी एक्सपैंड कर रहा है। तो लॉरस लैब जो अभी 450 के करीब चल रहा है, मेरा व्यू अगले 4 से 5 साल में इस स्टॉक के लिए ये 1300 से 1350 के बीच में ट्रेड करना चाहिए। दूसरा मेरा जो एक फेवरेट स्टॉक है जो हमने अभी ऐड किया है अपने पोर्टफोलियो में, वो है सीमेंट सेक्टर का। अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक है, छोटी सीमेंट कंपनी है हाइडेलबर्ग सीमेंट। आज ही उसका डिविडेंड भी क्रेडिट हुआ है सबको, तो वो आफ्टर डिविडेंड थोड़ी गिरावट आई है, उसमें 222 रुपए का ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी में भी करीब 3.25% का डिविडेंड आता है, काफी बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जहां पर आपने खरीदारी की राय दी है, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, आईटीसी, एफएमसीजी और आईटी शेयरों की तो आपने बात की, तो कई सारे स्टॉक्स जहां पर आपका नजरिया पॉजिटिव है। लेकिन इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। लक्ष्मीकांत जी और रजत, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।